चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी बालक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसका क्विज एज यूजुअल ऐप में अवेलेबल है। यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में आप जाइए, सबसे ऊपर आपको मिलेगा 2025 वाला, जैसे इसमें 2024 वाला दिख रहा होगा। आपको दो एटलीस्ट परचेज करना है। जो अभी हमारा 2025 में आएगा वो पूरा पूरा लेक्चर जो है अवेलेबल रहेगा। बट तैयारी तो हम लोगों ने 2024 में भी की थी, तो मई से दिसंबर वाला परचेज करेंगे, जिसमें 250 के ऊपर क्विज और पीडीएफ है। इसके अलावा 2025 वाला परचेज करेंगे। 2025 वाले में लाइफ टाइम वैलिडिटी आप एक बार परचेज करेंगे, आपको क्विज भी रहेगा, पीडीएफ भी रहेगा, ग्रुप चैट भी जो है उसमें अवेलेबल रहेगा। एक साल तक के लिए ग्रुप चैट आपका इसमें अवेलेबल आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार द्वारा राम वनगमन पथ के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। ये पथ जो है किसकी रचना के आधार पर बना है? अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो अलग अलग साइट है, और ये भूपेश बघेल की सरकार के टाइम से काम हो रहा है। तो राम वनगमन पथ एक तरीके से टूरिस्ट सर्किट हम लोग बनाने की कोशिश करें, जहां जहां राम जी घूमे हैं वहां वहां हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मंदिर बनाएंगे और एक सर्किट को जोड़ेंगे। तो ये मेन किसकी रिसर्च है? मन्नू लाल यदु, हेमू यदु या प्रहलाद दुबे? तो करेक्ट आंसर अपने को ध्यान रखना है मन्नू लाल यदु और हेमू यदु। इन दोनों की जो आपकी एक तरीके से बोल सकते हैं जो पुस्तकें लिखी गई है ना, उनके आधार पर बना है। ओके, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कुलचुरी राजा जाजेल देव ने पराजित किया था? करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, सोमेश्वर देव थे। सोमेश्वर देव को पराजित किया। फिर इसकी मम्मी को, मतलब इसकी मम्मी ने रिक्वेस्ट की एक्चुअल में सोमेश्वर देव को और उसकी पत्नियों को ये बंदी बना के रखे थे जाजल देव। तो फिर उनकी मम्मी रहती है, आई थिंक गुंड महादेवी नाम रहता है, उन वो बोलती है जाजल देव को प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दे, तो छोड़ देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आएंगे। 15 अगस्त 1947 को क्वेश्चन पूछा गया था, रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? एक्चुअल में आई थिंक ये सही जोड़ी में क्वेश्चन आया था, है ना? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रायपुर में किसने फहराया था झंडा? तो आपको मिलेगा वामन राव लाखे जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मड़वा महल और बुरमलू ये किस वंश की कला के नमूने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा फड़ी नागवंश। ओके, ऑप्शन ए लगेगा। कवर्धा में कोई भी चीज आप देखोगे, ज्यादातर चीजें 99% फड़ी नागवंश से रिलेटेड है। ओके, चलिए दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? ओके, जिस समय आपका कलचुरी चल रहे थे उस समय बस्तर में कौन सा वंश था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? छिंदक नागवंश, ऑप्शन बी लगाएंगे। ओके, जिसमें आपको हरिश्चंद्र वगैरह राजा देखने को मिलेगा, धारावर्ष राजा देखने को मिलेगा, यही सारी चीज। ओके, चलिए विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष किस गुफा में मिले हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सीता गुफा होगा, सीता बेंगरा होगा। ओके, चलो अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का कमांडर का नाम क्या था? ये क्वेश्चन रिपीटेड करवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। कैप्टन मॉक्सन रहेगा, ऑप्शन ए। ओके, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? करेक्ट आंसर आपका संबलपुर होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश या प्रसार किस काल में हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका आने वाला है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। ओके, याद रखना ऋग वैदिक काल में नहीं था, ऋग्वेद में अपने को कोई जानकारी नहीं थी। फिर आएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसल की बालियां अंकित की गई हैं? तो याद रखिएगा धान की बालियां अंकित की गई हैं। ओके, और अगर पूछ दिया कलर क्या है धान की बालियों का, तो सुनहरा लेना है, पीला नहीं लेना है। और ये क्या दिखाती हैं? तो दो चीज आप सिंबोलिज्म कर सकते हो। पहला, छत्तीसगढ़ में मेजरली जो व्यक्ति है या अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र कृषि है, उसमें भी अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? धान हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आएंगे, कुएमारी जलप्रपात किस जिले में? तो कुएमारी आपको ध्यान रखना रहेगा, कोंडा गांव में है। ओके, फिर आते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगी है? तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना रहेगा 7 है। ओके, कहां से शुरू होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड के बाद नीचे मिलेगा ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मैंने पूरे घड़ी के हिसाब से घुमा दिया है, एक बार दिमाग में इमेजिन करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, छत्तीसगढ़ का मिलेट मिशन किस फसल से संबंधित है? धान, गन्ना, मोटे अनाज या गेहूं? तो मिलेट मिशन जो है वो आपका मोटे अनाज, स्पेसिफिकली 14-15 प्रकार की किस्में होती है, बट छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी, ये तीन चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि इनको उगाएंगे। कितने जिले इसके प्रथम चरण में लिए गए थे? तो याद रखना 14 जिलों का चयन किया गया था प्रथम चरण में, जहां पे मिलेट मिशन लगाया गया था। अगर बोला कि कहाँ से रिसर्च की गई है या कहाँ से एमओयू हुआ है, तो एमओयू के लिए आपको हैदराबाद याद रखना है। ओके, चलो किसके अनुसार सिंगल ग्रुप से प्राप्त शैल चित्र जो है बहुत प्राचीन है और उसमें कुछ लिपियां अंकित है? मतलब कोई ऐसा बोल रहा है कि शायद उन्होंने कुछ लिख के गया, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका पर्सी ब्राउन। ओके, चलिए सिंगनपुर के शैल चित्र कहाँ के गुफा से मेल खाते हैं? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अमेरिका? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमारे यहाँ सिंगनपुर की गुफा में जो शैल चित्र मिलते हैं ना, वैसे ही रॉक पेंटिंग आपको स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। फिर है अपने पास, महापाषाण कालीन हीरो के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
चिरचारी, सोरर, करही बदर या टेरम। तो आपको करेक्ट आंसर ध्यान रखना रहेगा इसमें, चिरचारी है, सोरर है और करही बदर है। ऑप्शन आपका क्या लगेगा, डी लगेगा। ओके चलो, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, तो उत्तर वैदिक काल की जब बात आएगी तो छत्तीसगढ़ को उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था दक्षिण दिक। याद रखना, अलग अलग काल में छत्तीसगढ़ का नाम अलग है। कभी आपका केवल कौशल कहा गया है, कालिदास युगीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे केवल कौशल है, उत्तर वैदिक काल में दक्षिण दिक है। फिर अगर बात करेंगे रामायण काल में दक्षिण कौशल है। ऐसी महाभारत काल में आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों को आपको याद होगा तो आप एक काम करिएगा, प्राचीन काल में मतलब रामायण काल में, महाभारत काल में, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, फिर आपका मुगल काल में, या आप बोल दीजिए इस्लामिक आक्रांताओं का जब समय था, उस समय क्या क्या कहा जाता था बताने की कोशिश करेगा। बहुत मजा आएगा, देखते कितने लोगों को, और मैंने सारे क्वेश्चन पुरानी क्लासेस में करवाए हुए हैं। ओके, कमेंट करना इस चीज का। नेक्स्ट आते हैं, महाभारत काल में आरंग को किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत काल में आरंग को जाना जाता था भांडेर नाम से। ओके, आरंग नाम क्यों पड़ा है, तो भगवान की भक्ति में एक राजा ने अपने बेटे को यहाँ पे आरे से काटा था। ओके, तो उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आपका आरंग पड़ गया है। ओके चलिए, हिंदी में पश्च स्वर कौन सा, पश्च स्वर मतलब जिसको आप बोलते हो तो आपके मुंह के पिछले हिस्से से आता है, ई आ उ या उ ओ। देखना बोलना, आपको कुछ समझ में आएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी उ ओ। ये आप देखो, आपके गले के पीछे या मुंह के पीछे वाले भाग से आता है। ओके, अवरोधी व्यंजन कौन से होते हैं, हिंदी भाषा का क्वेश्चन है, जो इसमें हवा तेज से निकलती है, हवा धीरे से निकलती है, हवा रुक जाती है, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, जिसमें हवा रुक जाती है। अवरोधी व्यंजन को जब आप प्रोनाउंस करोगे ना, आपके मुंह में थोड़ा देर के लिए हवा रुक जाएगी। ओके चलो, समास का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने बोला यथासंभव, है ना, यथासंभव का मतलब क्या होता है, जितना संभव हो सके। ओके, या फिर मान लीजिए मैं बोलता हूँ त्रिलोचन, तीन लोचन वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटा कर रहा हूँ, है ना। तो समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप करना। ओके चलिए, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो अपने को ध्यान रखना रहेगा, तीन मूल स्वर होते हैं, सॉरी चार होते हैं ना, आ ई उ और री। आपको ध्यान रखना, ये बोला भी किसी ने, तो पंडित भोलाराम है, उनके अकॉर्डिंग हिंदी में चार मूल स्वर होते हैं, आ ई उ और री, ये ध्यान रखिएगा। चलो, इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है, उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो उज्जवल आप देखो पोल के, उज्जवल होता है, उज्जवल। ओके, ऐसी बोल रहा है उज्जवल, तो उज्जवल ऑप्शन ए लगेगा। ओके, मैंने गलत से लगाया है क्या, ओके ओके, मेरे यहाँ पे गलती थी, ऑप्शन बी है उज्जवल। ओके, प्रोनाउंसिएशन मेरा सही था, मैं ऑप्शन ठीक से करेक्ट लिखा नहीं था। चलिए, आते हैं अपठित का मतलब क्या होता है, जो कभी आपने पढ़ा नहीं है, जैसे हिंदी में होता था ना अपठित गद्यांश आते थे, खूब बड़ा एक स्टोरी रहता था, उसके बाद रिलेटेड उससे 4 से 5 क्वेश्चन रहते थे, उसी को बोलते हैं अपठित गद्यांश। बैंकिंग वगैरह का एग्जाम अगर होता तो उसमें इंग्लिश में आते क्वेश्चन। ओके चलिए, टीम टाम करना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो टीम टाम करने का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ओके, ऊपरी दिखावा करना है। ओके चलिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्य प्लस उदय, मतलब आपका आ है सूर्य में आखिरी में, और यहाँ पे ऊ है, आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है, आपको कौन सा मिलेगा, आ ऊ अगर ओ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गुण स्वर संधि। ओके चलिए, इनमें से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सोना को हम लोग स्वर्ण, कंचन, कनक इस तरीके से बोलते हैं, तो इसके अलावा कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका पन्नग नहीं है। ओके, हाटक, जात रूप या हिरण्य, ये भी स्वर्ण का पर्यायवाची है। ओके चलिए, मोती शब्द में कौन सा लिंग है, तो मोती आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है पुल्लिंग। जनरली जितने भी आभूषण है या रत्न है, और रत्न बोलना चाहिए यहाँ पे सही रहेगा, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सारे जो आपके रत्न होते हैं ना, पन्ना हो गया, ये सारे के सारे पुलिंग होते हैं सामान्य तौर पर। ओके, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजरती है, मतलब सपोज अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, जैसे सूरज इससे पूर्व से पश्चिम की तरफ किया, जैसे इसको पार करेगा आपके पूरी दुनिया में डेट बदल जाएगी। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन रहती है। सपोज आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे हो, यहाँ पे आप हो। ओके, अगर आप यहाँ पे हो, आप ईस्ट तरफ हो और आप वेस्ट तरफ हो, तो ईस्ट तरफ अगर मान के चलिए इंटरनेशनल डेट लाइन की, अगर आप ईस्टवर्ड हो, ओके ध्यान से समझना, तो आपको लगेगा मैं गलत बता दे रहा हूँ, अगर ईस्टवर्ड हो और सपोज यहाँ पे आपकी तारीख होती है 15, तो वेस्टवर्ड में आपकी तारीख रहेगी 16। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक ऐसे ही रहता है। ओके, आपकी तारीख जो है इस तरीके से रहता है, क्योंकि जैसे ही इधर पार करेगा, ओके आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 16 रहेगा, यहाँ पे 15 रहेगा। ओके, जैसे इस लाइन को पार करेगा तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, वो थोड़ा बहुत मैपिंग है, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा तेज करने की कोशिश करें ताकि आप लोगों को भी मजा आए। जादू घोड़ा में क्या मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है, ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप का संकलन किसने किया था, हमारा सिख संप्रदाय से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, गुरु गोविंद सिंह। ओके,
हमारे देश के किस महान व्यक्ति को बिहार का गांधी कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी का नाम ध्यान रखिएगा, उनको बिहार का गांधी बोलते हैं। ओके। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनमें से किसके मित्र माने जाते हैं? ओके। तो पुर्तगालियों का संबंध जनरली आपको नीचे दिखेगा, विजयनगर साम्राज्य में, उसमें भी अगर करेक्ट आंसर लेंगे तो आपका आ जाएगा कृष्णदेव राय। ओके, तेनाली रामा वाला वही है। ओके, चलिए, भारतीय मुद्रा का जो नोट होता है उसमें कितनी भाषा में आपके अंकन रहते हैं? जैसे 10 रुपए लिखा है, 20 रुपए लिखा है, कितनी भाषा में होता है? 15 लैंग्वेजेस। ओके, ध्यान रखिएगा, 15 भाषा में। अगर आपका 10 का नोट है तो 15 लैंग्वेज में लिखा है कि ये 10 का नोट है। ओके, चलिए, इनमें से कौन सा एक केंद्र सरकार का कर नहीं है? कौन सा टैक्स केंद्र सरकार नहीं लगाती? यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी की फोटो लगाना था, है ना, कि वो भी बोले अरे यार ये वाला टैक्स कैसे छोड़ गया। करेक्ट आंसर इस पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ही रहेगा व्यापार कर। ओके, व्यापार कर जनरली आपका लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। बाकी अगर बात करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर, वो कंपनी के शुद्ध लाभ पे लगता है, वो केंद्र सरकार का है। ओके, जो व्यापार करने के लिए टैक्स लगा रहे हैं वो आपका स्टेट लगाना चाहे तो लगा सकता है। चलिए, इनमें से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना और वर्ष उसके साथ गलत है? ओके, तो नाबार्ड से बोल रहे 1982, सेबी बोल रहे 1982, एसबीआई बोल रहे 1955 और सिडबी बोल रहे 1988। करेक्ट आंसर जो इसमें गलत है वो आपका ऑप्शन डी है, सिडबी। बाकी सारे चीजें आपका सही है। ओके, चलो, पीत ज्वर का कारण क्या होता है? तो पीत ज्वर का कारण आपका होता है ऑप्शन सी, एडिस मच्छर। ऐसे ही अभी एक वायरस फैल रहा है, ओके, एचएमपीवी। एचएमपीवी वायरस आपका फिर से चीन से आया है, नया टाइप का वायरस। ओके, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो रेजिस्टेंट मापने के लिए यूज करते हैं ओम मीटर। और कभी भी रेजिस्टेंस अगर आपको मापना है, आपको ये बताना रहेगा ओम मीटर को आप कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे कि पैरेलल में लगाओगे। ओके, चलिए, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो बिजली बनाने में करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेजरली मेन हम लोग ताप बना रहे हैं उसके बाद बिजली बन रही है, पर बिजली बनाना जो एक इसका एक तरीके से बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज है। ओके, चलिए, बोध घाट परियोजना इसकी क्षमता बदल गई है। लास्ट ईयर तक, आज से 5-6 साल पहले तक वो 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट था। 500 से उसको कम करके 250 किया गया था और अब 250 से कर दिया गया है 125। ओके, तो लास्ट ईयर इसको चेंज किया गया है, बोध घाट परियोजना की क्षमता। तो अब इसकी क्षमता कर दी गई है 125 मेगावाट उत्पादन। मुझको आप ये बता सकते हो कौन से जिले में मिलेगा बोध घाट? इंद्रावती नदी पे है। ऑप्शन रहेगा बस्तर, दंतेवाड़ा या कोंडागो। कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बताइएगा। इतने क्वेश्चन रखते हैं आज के लिए। क्विज एज यूजुअल अवेलेबल हो गई होगी आप लोगों के लिए, लेक्चर आपके डेट्स पे आएंगे, बट क्विज में पहले ही डाल दूंगा ताकि आप लोग कोई भी पिछड़ा ना। आप यूट्यूब लेक्चर पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 2025 वाला दिखेगा, येलो कलर का थंबनेल है उसमें, तो 2025 वाला आप ले लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। और पुराने क्विज जो हमारे 2024 वाले हैं, मई से दिसंबर वाला भी लेना है, तो दोनों आपको लेना है। ध्यान रखिएगा, 2025 वाले की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, उसमें ग्रुप चैट 1 साल तक अवेलेबल रहेगा। आप अपने नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, वहां पे जो भी डाउट है आप आपस में भी जो है एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इतना अभी के लिए हम लोग क्लास में कवर अप करते हैं।